हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHIC 107 कोड है, इसके बारे में इसके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए EHIC 107 में हम भारत के 1206 से 1550 ईस्वी के बीच के बारे के इतिहास में पढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइट पढ़ा लेते हैं। इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, 1206 से 1250 के बीच के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले जो वीडियो बनाए हुए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्वेश्चनों का। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम बताए हुए थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम तुर्कान ए चिहलगानी का विश्लेषण कीजिए और इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्कान ए चिहलगानी की राज निर्माता के रूप में भूमिका की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपका एक तरह से एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपका रिवीजन होता चला जाए इन क्वेश्चनों का। यदि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपका रिवीजन एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप इसे अच्छे से लिख पाए। देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी, देखिए इसको काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको थोड़ा सा आप इसमें ऐसा वर्ड सब है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य है। यदि एक बार में यदि नहीं समझते तो दो बार देखिए और कुछ पॉइंट को आप नोट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। क्योंकि इसमें नाम ढेर सारा है और उसके बाद इसको याद रखने का लिखने के समय में ये नाम आप यदि चर्चा करते हैं तो अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी गुलाम वंश के दूसरे बादशाह इल्तुतमिश, जिसे अल्तमश भी कहते थे, इनका शासनकाल हुआ था 1211 से 1236 तक के बीच में, द्वारा बनाया गया 40 तुर्क सरदारों का दल था, जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने तथा सहयोग के लिए बनाया था। वे साहस तथा वीरता में दक्ष थे तथा क्षेत्र विशेष में शासन करने के उत्तम गुणों से संपन्न थे। मिन्हाज इस 40 के समूह में से 25 का उल्लेख करता है। मिन्हाज एक लेखक है जिसमें जो 40 के समूह में से 25 का उल्लेख करता है। इनमें से कुछ को मिन्हाज ने मोएजी कहा। कि कुछ क्या कहा? मोएजी। याद रखिएगा ये सब वर्ड। कुछ को मोएजी कहा, जिससे पता चलता है कि इनमें से कुछ को इल्तुतमिश ने मुइजुद्दीन बिन शाम से विरासत में पाया था। इन गुलाम अधिकारियों ने युद्ध कला में सुप्रशिक्षित होने के साथ साथ फारसी, अरबी और सीरियत का शैक्षिक परीक्षण भी प्राप्त किया था। ठीक है, कुछ वर्ड है जिसको आप नोट डाउन करते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए देखिए इनमें सबसे प्रमुख थे मलिक इजुद्दीन, कबीर खान अयाज। इल्तुतमिश ने उसे मलिक नसरुद्दीन हुसैन के उत्तराधिकारियों से खरीदा था। रुकनुद्दीन फिरोज ने उसे सुनाम का इक़्तिदार बनाया। याद रखिएगा, रख्तुद्दीन को जो है फिरोज ने उसे सुनाम का इक़्तिदार बनाया था। रजिया ने उसे लाहौर में नियुक्त किया तथा सुल्तान का इक्ता बनाया। देखिए, रुकनुद्दीन को जो है फिरोज ने इक्ता बनाया। फिर रजिया जब आई दिल्ली सल्तनत पे, आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत पे एक ही महिला शासन की थी, वो रजिया सुल्तान थी। जब वो आई तो उसने लाहौर में नियुक्त किया, मतलब रुकनुद्दीन को लाहौर में नियुक्त किया तथा सुल्तान का इक्ता भी प्रदान किया। उसके बाद है मलिक इजुद्दीन सलारीन को रजिया ने बदायूं का इक़्तिदार बनाया। मलिक सैफुद्दीन कुची को झांसी का इक़्तिदार बनाया। मलिक अलाउद्दीन जानी के पास लाहौर की इक़्तिदारी थी। इख्तियारुद्दीन करकस खान एतिगिन एक कराखिता तुर्क था। इल्तुतमिश ने उसे सुल्तान का
उसे मुल्तान का इख्तियार दिया। उसने उसे अमीर ऐबक सुनामी से खरीदा था। रज़िया ने उसे बदायूं का इख्तियार बनाया और बाद में अमीर ए हाजिब बनाया। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया इल्तुतमिश की मौत के समय पर छत्रदार था। रज़िया ने उसे पहले बरन और बाद में तबरहिंद यानी भंटिटा का इख्तियार बनाया। देखिए कुछ वर्ड था जिसको आप नोट डाउन करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखिए लेकिन इल्तुतमिश ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये तुर्क गुलाम जिन्हें उसने इतने प्यार और विश्वास के साथ पाला पोसा था और सर्वोच्च पदों तक पहुंचाया था, वे एक दिन उसके वंशजों की सिलसिलेवार हत्याओं के लिए जिम्मेदार होंगे तथा एक दिन पूर्ण रूप से उसकी पुरुष संतानों का नामो निशान मिटा देंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे विशेषतः राज निर्माताओं के रूप में उभरे तथा अंततः बलबन जो था ये तुर्कान ए चिहलगानी का ही एक मेंबर था जो 40 समूह का एक सदस्य था जो बताए कि सिंहासन रोहन के साथ उन्होंने राज सत्ता हासिल कर ली। ठीक है, तो तुर्क ए चिहलगानी समझ गए। इस तरह इसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे, जिसे इल्तुतमिश ने क्या बनाया, रजिया सुल्तान ने क्या बनाया। फिर इसने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये खुद रजिया सुल्तान बनी कुछ समय के लिए, उसके बाद खुद ये अपने हाथों में सत्ता का बागडोर ले लिया गुलाम वंश का। तो आप समझ गए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ऊपर वाला जो तुर्क के चिहलगानी में था इसका कुछ नामों को आप नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली की चर्चा कीजिए। दिल्ली सुल्तानों में जो मुद्रा प्रणाली थी किस तरह की थी वह उस पर चर्चा करना है आपको। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। 10 नंबर पूछने का मतलब कम से कम इसे 300 शब्दों में लिखने का प्रयास आप करेंगे। आइए जानते हैं। देखिए उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही मुद्रा अर्थव्यवस्था में काफ़ी वृद्धि हुई, जो विशेष रूप से 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बढ़ी। चूँकि मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रगति का अर्थ सरल शब्दों में लेन-देन या व्यापार में मुद्रा के अधिक प्रयोग से है, जिसे कहते हैं मुद्रीकरण भी कहा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के उपरांत बड़ी मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के को जारी करना इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण की एक सहवर्ती प्रक्रिया थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व काल में सिक्कों की विशेष रूप से शुद्ध चांदी कमी रहती थी। प्रारंभिक गोरी विजेताओं ने टकसालों को अत्यंत कम मात्रा में चांदी युक्त तांबे के सिक्कों को जारी करते पाया। प्रारंभ में मुद्रित किए जाने वाले सिक्कों की संख्या को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किए गए। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी या बैल और घुड़सवार इत्यादि की प्रतिकृतियां अंकित रहती थी। आइए आगे देखते हैं। देखिए केवल इसके ऊपर एक अशुद्ध रूप में नए शासक का नाम नागरी लिपि में उत्कीर्ण किया जाने लगा। ये सिक्के देहलीवाल कहलाते थे। दिल्ली सल्तनत की मुद्रा के मानकीकरण का श्रेय इल्तुतमिश, जिनका शासन 1210 या 11 से 36 तक रहा था, को दिया जाता है। उसके द्वारा स्थापित मुद्रा प्रणाली अपने सारभूत रूप में दिल्ली सल्तनत के काल में जारी रही। उसने सोने एवं चांदी के तनका और तांबे के जीतल सिक्के जारी किए। जीतल की संगणना उत्तर भारत में एक तनका के 1/48वें भाग से और देवगिरी की विजय के पश्चात दक्कन में 1/150वें भाग से की जाती थी। सोने एवं चांदी के मध्य 1/10 यानी कि सोना का 1 भाग चांदी का 10 भाग का एक निश्चित अनुपात स्थापित कर दिया गया था। आमतौर पर सल्तनत टकसालों द्वारा
3 धातुओं के सिक्के जारी किए जाते थे, जो था सोना, चांदी और बिलन। बिलन का मतलब होता है चांदी की सूक्ष्म मात्रा युक्त तांबा। मुख्य सिक्के तनका और जीतल होते थे, परंतु कुल छोटी मुद्राएं भी प्रचलन में थी। कुछ छोटी मुद्राएं भी प्रचलन में थी, जैसे बरनी दाग और दिरम का वर्णन करता है, जो राजधानी दिल्ली में प्रचलित थे। उत्तर भारत में निम्नलिखित मुद्राओं के मध्य समीकरण इस प्रकार था, जैसे एक चांदी तनका बराबर 48 जीतल बराबर 192 दाग बराबर 490 दिरम, इस तरह का था। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये प्रश्न बताएंगे, भारत में सूफी आंदोलन के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको एक तरह से रिवीजन होता चला जाए क्वेश्चनों का। यदि आप क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर देखते हैं, आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा, यदि आप रिवीजन किए हैं, पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा अटैक करेगा, आप इसे अच्छे खासे शब्दों में लिख पाइएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।